नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नई वीडियो में। और इसमें हम वीक 3 को शुरू करेंगे। ये वीडियो थ्योरी पार्ट प्लस एक्टिविटी दोनों साथ में चलेगा और इसे हम 2 पार्ट में करेंगे। इस पहले पार्ट में हम 3.4 तक रखेंगे, सेकंड पार्ट में बाकी का कवर करेंगे। उसके साथ-साथ मैं बता दूँ आपको कि आज 4 बजे का प्लान किया है जीए डिस्कशन के लिए, जो कि लाइव होगा। तो आप मुझे ज्वाइन करिए। लाइव में आप अपने पॉइंट्स भी रख सकते हैं, अपने जो आपके विचार हैं वो भी रख सकते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो हम जो है जीए का डिस्कशन करेंगे और ये लाइव होगा। लाइव के बाद ये अवेलेबल नहीं रहेगा फॉर टुडे नाउ। इसके बाद कल से मैं इसको फिर अवेलेबल कर दूंगा। तो क्योंकि ये डिस्कशन होगा इसलिए आप लाइव ही ज्वाइन कर, ठीक है? वही बेटर होगा। ओके। तो मैं बता दूं कि इस पे और भी आपके काम के डिग्री से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट दिखाइए तो मैं और जल्दी-जल्दी और अच्छे-अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने पहले भी अनाउंस में बताया था कि मैं बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि ये जो चीज़ें मैं पीडीएफ या नोट्स यूज़ करता हूँ इसके लिए, तो उसके लिए मैंने एक अभी शुरू किया है कि आपको एक नॉमिनल चार्ज करना होगा, क्योंकि इसको बनाने में और स्टोर करने में थोड़ा-सा कोशिश लगती है। तो आप नीचे जो है गूगल फॉर्म का एक लिंक होगा, वहाँ पे जाकर के आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप जिस वीडियो में यूज़ किया गया कोई पीडीएफ आप चाहते हैं और वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप वहीं पर उसके लिए सजेशन भी दे सकते हैं। तो अगर मेरे को हुआ पॉसिबल तो मैं कोशिश करके उसको रिकवर करके अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है? तो होप इन सब से आपको हेल्प मिलेगा और ओवरऑल पर्पज़ यही है कि आपको हेल्प मिले, आप आगे बढ़ें, ठीक है? तो चलिए बिना कोई समय गँवाए शुरू करते हैं आज का सेशन और इसमें वीक 3.1 शुरू कर रहे हैं। चलिए, ओके 3.1 टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा सेट्स इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। इसमें जो सर ने बात किया है कि हम हमारे जो डेटा सेट हैं उनको हम टेबल के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। बात तो अभी हो रही है लेकिन आप पिछले कई शुरू से ही आप जो है जो डेटा सेट है उसको टेबल फॉर्म में रेफर करते आए हैं। जैसे कि स्कोर डेटा सेट हो गया, वर्ड्स वाला डेटा सेट हो गया, पैराग्राफ डेटा सेट, वो ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन एक कार्ड में है उस सारे कार्ड को एक कंसोलिडेटेड टेबल फॉर्म में लिखा गया है जिसे कि आप एक बार में रेफर कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये बात हो रही है यहाँ पे। डेटा ऑन कार्ड्स कैन बी नेचुरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबल्स। जो कार्ड्स पे हमारे डेटा हैं उनको हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच एट्रीब्यूट इज ए कॉलम इन द टेबल। जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब ये हो गया कि जो भी उसमें ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको हम सब में कॉमन कैटेगरीज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम कॉलम में बना सकते हैं। जैसे इस का ही हम ले सीरियल नंबर, कार्ड का जो सीरियल नंबर है ये सब में है तो सीरियल नंबर का एक कॉलम बन जाएगा। नेम, सब में नेम है तो ये नेम इसका एट्रीब्यूट हो गया, इसका एक कॉलम बन जाएगा। जेंडर सब में है तो इसका एक एट्रीब्यूट बन जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा। ये तो कह रहा है कि एट्रीब्यूट को हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच कार्ड इज ए रो इन द टेबल, और उस टेबल में हर कार्ड का जो डेटा होगा वो एक रो में होगा। जैसे कार्ड नंबर 10 सीरियल नंबर तो इसका डेटा एक रो में होगा, नेक्स्ट रो में दूसरे कार्ड का डाटा होगा, तीसरे थर्ड रो में दूसरे कार्ड का डेटा होगा। ठीक है। तो एक बार हम ये वाले पॉइंट पर आने से पहले अभी तक के जो बातें की उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो स्कोर डेटा सेट है, 2 कार्ड हैं, काव्या और सिद्धार्थ का। इनमें ये जो डेटा है इसमें इनका नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, टाउन सिटी है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टेबल में हमने और इस तरह से टेबल बना दिया जिसमें आईडी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड टोटल सारे एट्रीब्यूट्स को हमने, सारे पॉइंट्स को हमने एट्रीब्यूट बना दिया। और हर कार्ड को 10 नंबर, 24 नंबर, इस तरह से हम इसको रो बना करके, इनको कॉलम बना दिया, इनको रो बना करके हम इसमें डेटा रख सकते हैं। ठीक है। वीडियो बनाने का पर्पज यही होता है दोस्तों कि आपका जो टाइम है वो बच जाए। अब मैं शॉर्ट में आपको चीज़ें समझा दूँ जो वीडियो में सर ने एक्सप्लेन की हैं और आपकी भाषा में समझा दूँ।
जिससे कि आपका टाइम बच जाए और आपको सही चीज़ें समझ में आ जाए एक बार। तो अगर कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के जरूर, ठीक है। ओके, इसी तरीके से ये वर्ड डेटा सेट भी आप देख सकते हैं। आईडी है, कार्ड नंबर 24 है, वर्ड है सैटरडे, टाइप है नाउन, लेंथ है 8। तो जो भी डेटा है उनको हम टेबल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और ये जो टेबल फॉर्मेट है ये हमारे यूज में अच्छा रहता है। हमें जब भी रेफर करना हो तो हम हमारे लिए अच्छा पड़ेगा, इसलिए हम टेबल फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना बताया गया। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है जो हमारा शॉपिंग बिल का डेटा सेट। देखिए, जो शॉपिंग बिल का डेटा सेट है इसमें बहुत सारे आइटम, जैसे अब ये अक्षया है, अक्षया का कार्ड हमने उठाया, अक्षया बिग बाजार गई, सबके अलग अलग स्टोर से सबने परचेज किए, अक्षया बिग बाजार गई। बिग बाजार से इसने क्या क्या आइटम्स लिया? ट्राउजर्स लिया, शर्ट लिया, डिटर्जेंट लिया, टी शर्ट लिया, इंस्टेंट नूडल्स लिया, ये 4-5 आइटम लिए। तो अगर हमें अक्षया का टेबल बनाना है तब तो हम ये चीजें दिखा देंगे टेबल में, रो बना करके, कॉलम बना करके। लेकिन अब हम दूसरे रो में अगर हम दूसरा कार्ड के डेटा इंसर्ट करना चाहें, श्रीवत्सन का इंसर्ट करना चाहें, तो श्रीवत्सन के स्टोर अलग है, एसबी स्टोर। चलो ठीक है, स्टोर में हमने यहाँ पर बिग बाजार लिख दिया, यहाँ पर एसबी स्टोर मेंशन कर दिया। लेकिन हम आइटम वाइज, क्योंकि हमें आइटम वाइज सारी डिटेल लिखने की, उनकी कितनी यूनिट्स हमने परचेज की, उसकी क्या प्राइसेस थी, उसकी कॉस्ट कितनी हुई, तो आइटम इतने डिफरेंट डिफरेंट हैं कि ये टेबल फॉर्म में बनाना बड़ा ही मुश्किल काम, पेचीदा काम, इवन पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल समझ लो है। क्योंकि अब देखिए, श्रीवत्सन ने जो है कैरेट्स खरीदा है, गाजर खरीदा है, साबुन खरीदा है, टोमेटो खरीदा है, बनाना खरीदा है, सॉक्स, कर्ड, मिल्क, और अक्षय ने कुछ अलग आइटम खरीदे हैं, डिटर्जेंट, साब, तो ये हो गया। इसी तरह थर्ड पर्सन कोई अलग ही आइटम परचेज कर रहे हैं, तो जितने तरह के आइटम होंगे उतने तरह के रो कॉलम बन जाएंगे। तो ये एक जो है एक टेबल, परफेक्ट टेबल नहीं बन सकता इसका। बहुत ही हैप्पजार्ड मैनर में हो जाएगा। देखिए, difficulty if the cards has a variable number of attributes, आइटम इन शॉपिंग बिल जैसे डेटा सेट है, मल्टीपल रोज, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ये सब चीजें होंगी। अगर हम उसमें एक ही पर्सन के लिए, अक्षय के लिए कई रो बनाए तो उसमें फिर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो जाएगा। स्प्लिट एज सेपरेट टेबल्स नीड टू लिंक वाया यूनिक एट्रीब्यूट। इसका जो सोल्यूशन ढूंढा गया कि इस तरह का अगर कोई डेटा सेट है, जैसे शॉपिंग बिल वाला डेटा सेट है, उसको हमें टेबल फॉर्मेट में लिखना है, तो इसका जो सोल्यूशन आया, देखिए ये सोल्यूशन आया इस तरह का, जहां पर हम दो तरह के टेबल बनाए। एक टेबल बनाए जिसमें आईडी मेंशन हो, आइटम हो, कैटेगरी हो, क्वांटिटी हो, प्राइस हो, कॉस्ट। दूसरा टेबल हम बनाए जिसमें हम आईडी, शॉप, कस्टमर एंड टोटल, ये चीजें मेंशन। इस टेबल में हम सबकी लिख सकते हैं, आईडी लिख सकते हैं, सबने किस स्टोर से परचेज किया उनका शॉप का नेम लिख सकते हैं, कस्टमर का नेम आ सकता है, उनका टोटल बिल अमाउंट कितना हो ये आ सकता है। फिर ये आईडी नंबर से हम अगर रेफर करना है तो ये आईडी नंबर इस टेबल में यूज हुआ है, और इस आईडी नंबर से क्या आइटम परचेज हुए वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम दो तरह के इस तरह के टेबल बनाएंगे तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ेगा। तो शॉपिंग बिल का डेटा सेट या इस तरह की जो अगर कोई डेटा सेट है तो उसको बनाने के लिए सर ने ये दो टेबल बनाने का सुझाव दिया। ऐसे में बताया है कि एक टेबल में आप लिखो जो हमारे बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे अगर हमें इस एक ही टेबल में बनाना हो तो हमें जब ट्राउजर किसने खरीदा, यहाँ भी हमें अक्षय का नाम लिखना होगा, यहाँ भी एक अक्षय का नाम लिखना होगा, यहाँ भी अक्षय का नाम, यहाँ भी अक्षय, बिग बाजार अक्षय, बिग बाजार। तो ये सब चीजें जो है रिपीटेड हैं, इसलिए हम इनको एक अलग ही टेबल में बना लिए, और वहां से हमने एक लिंक बना दिया। जैसे आईडी नंबर 5 है तो यहाँ पर आईडी 555 लिख दिया, इसका मतलब कि ये 5 नंबर आईडी का ये सारे आइटम्स। इसी तरह इसका ये हो गया। तो इस तरीके का हम टेबल बना सकते हैं अगर हमें शॉपिंग बिल या इससे जैसे किसी डेटा सेट के लिए टेबल बनाना है तो ये बातें इसमें हुई हैं। समझ गए आप? टेबल बनाने के बारे में बातें हुई हैं, यही था 3.1 में। एक्टिविटी में चलें, आइए देखते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, 1 से 4 तक ये इंफॉर्मेशन है। लेट अस अज्यूम दैट वी आर वर्किंग विद ए न्यू डेटा सेट सिमिलर टू द स्कोर्स डेटा सेट। हम एक नए डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं जो कि जैसा स्कोर डेटा सेट है, जो स्टूडेंट वाला था, स्कोर्स जिसमें लिखे थे। दिस डेटा सेट इज गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स, और ये डेटा सेट में कार्ड के रूप में मिला है। ईच कार्ड हैज एफ फील्ड, और हर कार्ड में एफ फील्ड है। एफ मतलब, एफ का मतलब आप समझ लोगे नंबर ऑफ, एक इंटीगर नंबर है, कोई एफ फील्ड है। एफ 5, 10, 15 जैसे होता है वैसे एफ फील्ड्स हैं हर कार्ड में, और एन कार्ड है हमारे पास टोटल।
द डेटा सेट इज टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए टेबल, और इसको हमको हमें टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है विद द फील्ड्स इन द कार्ड एज द कॉलम। और उसमें क्या होना चाहिए कार्ड में कि जो फील्ड है वो हमारे कॉलम होने चाहिए। तो ऑब्वियसली जब फील्ड हमारे कॉलम हो गए तो हमारे जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो रोज हो जाएंगे। हर कोड में हर रो में एक कार्ड का डिटेल डाटा होगा और जो फील्ड है वो कॉलम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, क्वेश्चन पे देखिए क्या कर रहा है। पूछ रहा है हाउ मेनी रोज विल द टेबल है, टेबल में कितने रो हों। तो इस कोड डेटा सेट का अगर आपने टेबल देखा है तो उसमें कितने रोज हैं, जितने स्टूडेंट हैं, जितने आपके पास डेटा है, तो टोटल हमारे पास n कार्ड है तो हमारे रो भी n हो जाएंगे। हर एक रो में एक कार्ड की डेटा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉलम्स विल द टेबल है, कॉलम कितने होंगे। तो एक कार्ड में जितने डेटा हैं, जैसे एफ फील्ड है, एफ फील्ड जितने डेटा मतलब फील्ड कितने फील्ड है, कितने तरह के डेटा है, तो एफ फील्ड है तो हमारे पास कॉलम एफ होंगे। सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, सिटी, कितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल, इस तरीके से जितने फील्ड हैं उतने कॉलम होंगे। एफ फील्ड है तो एफ कॉलम होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सेल्स विद द टेबल है, सेल कितने होंगे टेबल में। अब देखो एन रो हो गया, एफ कॉलम हो गया, तो हमें कितने सेल, सेल का मतलब ये जो खाने हैं, खांचे जो हैं, कितने खांचे मिलेंगे। एन रो हो गया और एफ कॉलम हो गया तो टोटल सेल हो गया एन इंटू एफ। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ ए डेटा एंट्री ऑपरेटर टेक्स टी सेकेंड्स टू इंटर द इंफॉर्मेशन इन वन सेल, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो टी सेकेंड लेता है इंटर करने में, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द ऑपरेटर टू कंप्लीटली फिल द टेबल। एक सेल को एंट्री करने में वो टी सेकेंड लेता है तो हमारे पास टोटल एन इंटू एफ सेल है, तो एन इंटू एफ इंटू टी, इतना समय लगेगा। ठीक है, हमारे पास n इंटू एफ सेल है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया, तो एक सेल में t सेकंड लेता है तो n इंटू एफ में n इंटू एफ इंटू टी सेकंड लगेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है कंसीडर ए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शॉपिंग बिल डेटा सेट विद द फॉलोइंग कॉलम। शॉपिंग बिल का जो डेटा सेट था उसको टेबल फॉर्म में इस तरह से लिखा है, आईडी, शॉप, कस्टमर, आइटम, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट, टोटल। What is the ID of the card that occupies the maximum number of rows in the table? अच्छा, कह रहा है कि कौन सी आईडी है जो सबसे ज्यादा रो ऑक्यूपाई करेगी टेबल। तो ऑब्वियसली देख रहे हैं हम, आईडी हमारा सब में तो सेम रहेगा, एक पर्सन का आईडी हम लेंगे तो शॉप भी सेम ही रहेगा, कस्टमर का नाम भी सेम रहेगा, आइटम्स वेरी करेंगे। वो आइटम्स के वाइज उसकी कैटेगरी भी वेरी करेगी, उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी, उसके प्राइस, कॉस्ट एंड टोटल। तो मेन जो रोज हमारा डिपेंड करेगा वो आइटम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आइटम हमारा जो है एक एट्रीब्यूट बन गया है, कॉलम बन गया है। अब जितने आइटम होंगे उतने हमारे रो बनते जाएंगे। तो जिस आईडी में सबसे ज्यादा आइटम होगा, मतलब जिस कस्टमर ने सबसे ज्यादा आइटम परचेज किए होंगे, जिसका बिल सबसे बड़ा होगा, उसी का आईडी नंबर यहाँ आएगा। व्हाट इज द आईडी ऑफ द कार्ड दैट ऑक्युपाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। तो हमें ये ढूंढना होगा कि किस कस्टमर ने सबसे बड़ा बिल बनाया है, सबसे ज्यादा आइटम्स परचेज किए हैं। तो इसके लिए हमें रेफर करना होगा शॉपिंग बिल डेटा शेट। तो ओपन करें क्या, एक मिनट, शॉपिंग बिल डेटा सेट को मैं ओपन करूं तो हम देखें तो इसमें देखिए कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम। नेक्स्ट में चलें, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ही आइटम, तो 7 अभी तक मोर हुआ। ये देखो कार्ड नंबर 3 का कितने आइटम है, तुम्हें पूरा ओपन करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें 13 आइटम है। इसी तरीके से आप बाकी का भी काउंट कर सकते हैं, बाकी सारे इसमें छोटे हैं। कार्ड नंबर 3 जो है वो है सबसे ज्यादा आइटम उसी ने परचेज किए हैं,
और वो कार्ड है, कार्ड नंबर 3 है किसका, अक्षया का है, अक्षया का है, ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा कार्ड नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूम दैट ईच कार्ड इन द शॉपिंग बिल डेटा सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ टेबल्स। इस तरह से हमने 2 टेबल बनाए हैं, हर कार्ड को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, आईडी, शॉप, कस्टमर, टोटल, फिर आईडी, आइटम, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। कैन एनी ऑफ द कॉलम फ्रॉम आइदर टेबल बी रिमूव विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन? क्या कोई ऐसा कॉलम है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और हमारा कोई इंफॉर्मेशन भी लॉस ना हो? देखते हैं। अगर हम आईडी को रिमूव करते हैं तो आईडी नंबर हमारा मिस हो जाएगा, फिर हम दोनों टेबल में कनेक्शन ही नहीं बना पाएंगे। हम आईडी के बेस पे दोनों में कनेक्शन बना रहे हैं और आईडी नंबर ही पहचान है कस्टमर की, तो इसको तो हम नहीं छोड़ सकते। शॉप भी इंफॉर्मेशन लूज कर देगा अगर हम शॉप का नेम हटा देंगे, किस शॉप से कस्टमर ने परचेज किया। कस्टमर नेम भी हम नहीं हटा सकते। फिर है टोटल। टोटल क्या हम हटा सकते हैं? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि टोटल मतलब कि उस पर्सन ने कितना टोटल बिल अमाउंट परचेज किया। तो क्या ये कहीं और भी दूसरे टेबल में मेंशन है? अब देखें हम, आईडी तो हो गया, आइटम, क्या आइटम परचेज किया, इसे भी नहीं हटा सकते। क्या कैटेगरी है उसकी आइटम की, ये भी रखना जरूरी है कि किस कैटेगरी में आता है जानने के लिए, तो कैटेगरी भी नहीं हटा सकते। क्वांटिटी, प्राइस नहीं हटा सकते। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट लिखा हुआ है, सभी आइटम का कॉस्टिंग लिखी हुई है और सभी कॉस्टिंग आप करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। तो विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो इसकी हम डुप्लीकेसी देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल में भी टोटल करके लिखा हुआ है और यहाँ पर कास्ट सबका अलग अलग लिखा हुआ है। इसको अगर आप टोटल कर दो तो आपको टोटल मिल जाएगा। तो अगर हम एक इसमें से हटा दें टोटल को तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन लूज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास डेटा है कि एक पर्सन ने, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आइटम, कितने बिल का बिल परचेज किया। तो सही आंसर टोटल होगा। ऑप्शन देख लो। नो कॉलम कैन बी डिलीटेड, ये तो कहीं है। आईडी को डिलीट कर सकते हैं? नहीं। कैटेगरी? नहीं। टोटल, टोटल इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे। अब आता है लेक्चर 3.2। तो 3.2 जो लेक्चर है इसका टॉपिक है बिलो एवरेज स्टूडेंट्स इन टू इटरेशन एंड ग्रेड एलोकेशन। इसमें हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो है, हमें कैलकुलेट करना है कि बिलो एवरेज कितने स्टूडेंट। तो अभी तक जो हमने कैलकुलेशंस की थी जिसमें हमें मैक्सिमम निकालना था, मिनिमम निकालना था, इस तरह के जो भी कैलकुलेशंस करनी थी या नंबर ऑफ काउंट निकालने थे, तो हम क्या करते थे, हमने देखा कि एक बार जो है सर ने कैलकुलेशन किया पूरा, फिर दूसरी बार उसमें इटरेशन किया, 2 इटरेशन होता था, फिर हमने उसको एक इटरेशन में भी कंबाइन कर दी कि हम साथ के साथ सबका मार्क्स चेक करते जा रहे हैं और मैक्स करके एक वेरिएबल इनिशिएट कर दिया, मिन करके एक वेरिएबल इनिशिएट कर दिया और हम मैक्सिमम और मिनिमम का भी काउंटिंग साथ के साथ करते चले जा रहे हैं। तो हमारा एक ही इटरेशन में हमें ये भी पता चला था कि मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है और उसका नाम क्या है। ये सब चीज़ें हमने पीछे के लेक्चर्स में कवर की हैं। लेकिन जब हमें ये कैलकुलेट करना हुआ कि हमें बिलो एवरेज स्टूडेंट कैलकुलेट करने हैं कितने हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें पहले तो एवरेज नंबर कैलकुलेट करना था। एवरेज के लिए हमें चाहिए टोटल एंड प्लस टोटल बाई काउंट। तो ये जब करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज, और फिर एवरेज से हमें कैलकुलेट करना है कि कौन उस किसका मार्क्स जो है एवरेज से कम है, किसका एवरेज से ज़्यादा है। तो सॉरी, एक कॉल आ गया था, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे कि हाँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट हमें कैलकुलेट, तो एक बार में हम अगर कैलकुलेट करते जाएंगे, अगर हम ऐसा वेरिएबल बनाते हैं एवरेज करके मान लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसको सिंगल इटरेशन में करते हैं, तो हमें जो पहला मार्क्स मिलेगा तो हम एक टोटल भी बनाएंगे और टोटल डिवाइडेड काउंट करेंगे। तो ये टोटल और काउंट जो है हमारा चेंज होता रहेगा हर कार्ड के साथ। तो हम एवरेज का कैलकुलेशन हमारा हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा। तो एवरेज की जब कैलकुलेशन स्टेबल नहीं रहेगा एवरेज मार्क्स, तो फिर हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन एवरेज से कम है, कौन एवरेज से ज़्यादा है। इसलिए हमें इसको 2 इटरेशन में करना पड़ेगा। पहले एक बार हमें एवरेज कैलकुलेट कर लेना होगा, फिर दूसरे इटरेशन में हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर बंदे का जो है मार्क्स एवरेज से कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 इटरेशन लगेगा। इसलिए फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज देन बिलो एवरेज स्टूडेंट का काउंट करें।
तो इस तरीके से जब सर ने कैलकुलेशन किया था तो एवरेज मार्क्स कुछ आया था, और फिर उसके जब कितने लड़के जो है एवरेज से कम है, तो चूंकि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का डेटा सेट है, तो 15 स्टूडेंट जो थे बिलो एवरेज आए थे। तो 15 स्टूडेंट का मतलब ये अभी सर ने कहा था कि क्या ऐसा हो गया क्या कि जितने डेटा हैं उसका हाफ होता है बिलो एवरेज? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप भी जानते हैं, भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं और 9 का मार्क्स जो है वो 50 है, और एक बंदे का मार्क्स जो है 100 है, इस 100 से जो है एवरेज का कैलकुलेशन जो होगा वो 50 और 100 के बीच में आ जाएगा, आपका 75 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 9 स्टूडेंट आपके बिलो एवरेज हो जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन। तो ऐसा कोई कुछ नहीं कि जो डेटा सेट है अगर हमें बिलो एवरेज कैलकुलेट करना है तो उसका हाफ होता है, कोई लॉजिक नहीं है। वो एवरेज मार्क्स पे डिपेंड करता है और पर्टिकुलर मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो ये चीजें हो गई जो हमने इसमें सर ने कैलकुलेट किया था, 2 इटरेशन में एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट कैलकुलेशन किया था। दूसरा ग्रेड कैलकुलेशन था। तो ग्रेड के लिए जो क्राइटेरिया बनाया था सर ने, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि 90 टू 100 ए ग्रेड, 80 टू 90 बी ग्रेड। तो इस तरह का यहाँ पर नहीं कैलकुलेशन किया था सर ने, इस क्योंकि हो सकता है कि किसी बंदे का मार्क्स जो है वो 90 है, किसी का 89 है। 90 वाले को आप ए ग्रेड दे रहे हो, 89 वाले को बी ग्रेड दे रहे हो एक नंबर से। तो ये सर को थोड़ा इसमें लॉजिक नहीं लगा था। तो सर ने जो कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, ग्रेड कैलकुलेशन का तरीका जो अपनाया है, वो अपनाया है कि पहले हम जो है मैक्सिमम मार्क्स निकाल लें, स्कूल कॉलेज का, स्कूल का मैक्सिमम मार्क कितना है और मिनिमम मार्क्स निकालें, और इसके बीच की जो रेंज आती है, इस रेंज को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो ए बी सी डी इस तरह से ग्रेड हो जाएंगे, 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट कैलकुलेट द मैक्स एंड मिनिमम, देन डिवाइड द रेंज इनटू 4 ग्रुप्स या ग्रेड्स, एंड देन कैलकुलेट ग्रेड। तो ये चीज हुई। तो जो रेंज निकाल करके उसको 4 बार में डिवाइड कर देंगे, फिर ए बी सी डी करके ग्रेड आप कैलकुलेट किया था सर ने इस तरीके से। तो समझ गए ग्रेड कैलकुलेशन। आइए अब एक्टिविटी पे चलते हैं, इसमें लेक्चर में यही था। तो एक्टिविटी में आता है कि इन द स्कोर्स डेटा सेट वी हैड 15 स्टूडेंट हु हैड स्कोर्ड बिलो द क्लास एवरेज इन ए ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट में 15 स्टूडेंट जो थे वो बिलो एवरेज परफॉर्म किए थे। इफ वी जनरलाइज इट टू ए ग्रुप ऑफ n स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड बी बिलो द क्लास एवरेज? अगर हम इसे n स्टूडेंट में जनरलाइज करें तो कितने बिलो एवरेज होंगे? क्या n/2 होगा? नहीं। तो इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन। इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि हमें पता करना हो कि एवरेज मार्क्स कितना है, सबके मार्क्स कितने हैं, फिर हम कैलकुलेट कर पाएंगे कौन बिलो एवरेज है कौन नहीं। ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द सिनेरियो डिस्कस्ड इन द लेक्चर वेयर 29 of the 30 student score 50 marks in math while exactly one student has a score of 100. So how many students have scored below the class average in math for this special case? तो 30 स्टूडेंट में से कह रहा है कि 29th ने 50 मार्क्स स्कोर किया है और एक पर्सन ने 100 मार्क्स स्कोर किया है। तो कितने स्टूडेंट बिलो एवरेज होंगे? तो ये जो 100 मार्क्स है ये एवरेज को शिफ्ट कर देगा। ये 50, 29 ने 50 को स्कोर किया है, तो इस 100 के कारण जब इसका नया एवरेज मार्क्स हो जाएगा वो हो जाएगा 75। तो 75 से ये सारे जो 50 मार्क्स वाले हैं बिलो एवरेज हो जाएंगे। तो बिलो एवरेज कितने हो गए? 29। बिलो द क्लास एवरेज 29 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? Assume that we have computed the average math marks and store it in a variable called avg average. Consider the following pseudocode. Pseudocode question देख लेते हैं क्या है। At the end of the execution of the above pseudocode, what does the variable count store? Count क्या store करेगा पूछ रहा है। आइए देखते हैं। Count is equal to 0 while pile 1 has more cards. Pick a card x from pile 1, move x to pile 2. इफ x का जेंडर जो है फीमेल है एंड एवरेज मार्क्स जो है वो लेस है x के मैथ मार्क्स। मतलब हमारा जो एवरेज जो हमने स्टोर किया है, एवरेज मैथ मार्क्स क्लास का, उससे इसका जो कार्ड हम उठा रहे हैं उसका मैथ मार्क ज्यादा आ रहा है। एवरेज हमारा कम है, पर्सन का मार्क्स ज्यादा है। देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट को हम इंक्रीमेंट किस कंडीशन में कर रहे हैं? जब वो फीमेल है और उसका मार्क्स जो है एवरेज से ज्यादा है,
तो फीमेल और एवरेज से ज्यादा मार्क्स वाले की नंबर काउंटिंग चल रही काउंट में। तो ऑप्शन है इट स्टोर्स द नंबर ऑफ गर्ल्स हु हैव स्कोर्ड अबव एवरेज इन मैथ। सही है। बिलो एवरेज गलत है, बिलो एवरेज गलत है। एबव एवरेज इट शोड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है क्योंकि फीमेल वहां पर लिखा हुआ है, जेंडर भी कैलकुलेट कर रहा है, तो गर्ल्स वाला होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट करा है कि लेट ए काउंट रिप्रेजेंट ए वेरिएबल टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड ए ग्रेड। ओके, ए काउंट करके एक वेरिएबल है जो ये स्टोर कर रहा है कि कितने स्टूडेंट ने जो ए ग्रेड लाया। द रेंज फॉर ए ग्रेड इज 84 से 97। ए ग्रेड का जो रेंज है वो 84 से लेके 97 है। ठीक, इफ x represents a card, which of the following code blocks check if the grade belongs to this range and increments a count। तो कौन सा ब्लॉक जो है ये चेक कर रहा है अकाउंट के लिए कंडीशन, ये देखते हैं। पहला कर रहा है कि इफ x का जो मैथ्स मार्क है वो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 84, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 84 एंड लेस देन आर इक्वल टू 97, ठीक है, देन ए काउंट इक्वल टू अकाउंट प्लस 1। सही कंडीशन है। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि 83 से ज्यादा है एंड 98 से भी ज्यादा है, ये गलत है। 83 से ज्यादा सही है ये पॉइंट, लेकिन यहाँ पर 98 से बिलो होना चाहिए तब सही होता है, ये गलत है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है, गलत है। यहाँ पर 84 से छोटा हो और 97 से बड़ा हो, दोनों उल्टी बातें कर रहे हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कंसीडर ए वेरिएंट ऑफ द स्कोर्स डेटा सेट एंड द फॉलोइंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, जो है मिनिमम 50 है, मैक्सिमम 99 है। वी डिसाइड टू ऑफर 5 grades A, B, C, D, E, where A is the highest and E is the lowest. What would be the range of the scores associated with a D grade? Assume that the interval size is the same for all grades. Okay, तो हमें A, B, C, D करके 5 ग्रेड बनाने हैं। D का पूछ रहा है रेंज क्या होगा, और मिनिमम 50 से मैक्सिमम 99, तो 50 से लेके 99 तक कितने नंबर्स हो गए, 50 मार्क्स हो गए, समझ गए, 50 भी इसमें इंक्लूड है। तो इनका जो ग्रेड एलोकेशन होगा ए बी सी डी ई का कैसे होगा, देखिए ई जो सबसे नीचे वाला है सबसे नीचे शुरू होगा, यानी कि 50 से लेके होगा आपका 59 तक, 60 से लेके 69 तक, 70 से लेके 79 तक, और 80 से लेके 89 तक, और 90 से लेके 99 तक। तो ये इनका 10-10 का स्लैब बन जाएगा। तो डी के लिए जो होगा वो 60 से लेके 69। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। अब आता है लेक्चर 3.3। 3.3 के बारे में क्या टॉपिक है दोस्तों, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वर्ड लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो एक हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है जो है अबाउट द वर्ड लेंथ और फ्रीक्वेंसी। सर ने एज्यूम किया कि जो पैराग्राफ डेटा सेट है हमारा, उसमें चीजें लिखी हुई, लेटर काउंट वगैरह लिखा हुआ है, तो उसमें सर ने एज्यूम किया कि जो सबसे छोटे वर्ड हैं, जैसे इट, वाज, ही, सी, ये जो हैं जिनकी लेंथ छोटा है, शॉर्ट लेंथ वर्ड है, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब वो ज़्यादा बार आए हैं, काउंटिंग ज़्यादा बार यूज हुए। और जो लॉन्ग हैं, लॉन्ग वर्ड हैं, लॉन्ग वर्ड कैसे हो गया, लॉन्ग वर्ड कैसे हो गया, जिसमें जिसका लेंथ जो है, एक मिनट, लॉन्ग वर्ड जो हो गया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई लो है, मतलब वो कम यूज हुए हैं पैराग्राफ में। तो लॉन्ग जैसे हो गया आपका वेदनायकम या मंडे, ऐसा जो है, तो कैसे कंफर्म करेंगे कौन शॉर्ट है कौन लॉन्ग। पहला तो क्वेश्चन ये है कि हु इज शॉर्ट हु इज लॉन्ग। तो इसका डिसाइड करने का जो तरीका है वो यही है कि सबका लेटर काउंट दिया है हमने, टोटल लेटर काउंट से, टोटल लेटर काउंट डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड, वर्ड मतलब टोटल कार्ड नंबर कितने हो गए, तो डिवाइड कर दो टोटल लेटर काउंट से, तो जो आ गया आपका एवरेज लेटर काउंट आ गया। एवरेज आ गया, एवरेज से जो बड़ा है, एवरेज से जो बड़ा है वो हो गया लॉन्ग, एवरेज से जो छोटा है वो हो गया शॉर्ट।
तो शॉर्ट वर्ड और लॉन्ग वर्ड की जो डिफिनीशन है वो एवरेज निकाल के उससे कैलकुलेशन हो गई। एवरेज लेटर काउंट हमारा 6 आया था, सर ने जो कैलकुलेशन किया था, तो उससे हमें पता चले कौन सा वर्ड शॉर्ट है, कौन सा वर्ड लॉन्ग। तो अब हमें चेक करना है कि हमने जो हाइपोथेसिस, हमने जो कल्पना किया है कि जो शॉर्ट वर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लॉन्ग की कम है, तो इसकी टेस्टिंग के लिए इसमें वीडियो में किया गया है ट्राई। कैसे किया गया आइए देखते हैं। हमने इस तरीके से एक बना लिया है, लाइन खींच के कार्ड पे, और इधर लिख दिया शॉर्ट वर्ड, एक्स और वाई एक्सिस आप देख सकते हैं इसमें इस तरह का। इधर लॉन्ग वर्ड है, इधर आएंगे, इधर हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं, इधर लो फ्रीक्वेंसी वाले। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो फ्रीक्वेंसी का कैसे काउंटिंग है, जिसका सिर्फ एक बार यूज हुआ है, पूरा एक बार यूज हुआ है पूरे पैराग्राफ में, वो हो गया लो फ्रीक्वेंसी। जो एक से ज्यादा है, 2 बार 3 बार 4 बार यूज है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी में रखा। तो जो छोटे वर्ड हैं, जैसे जो जिनका लेटर काउंट बिलो 6 है और उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वो इधर आ जाएंगे, इस स्लैब में आ जाएंगे। इसमें टोटल 8 आए हैं। इस स्लैब में आएंगे लॉन्ग वर्ड, जिनका लेंथ जो है 6 से ज्यादा है। मंडे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज लेटर काउंट 6 या 6 से ज्यादा जो है, तो मंडे है तो आ गया लॉन्ग में आ गया। लेकिन इसका जो है फ्रीक्वेंसी एक बार से ज्यादा आई है, तो इसलिए हाई में आ गया। और इधर शॉर्ट वर्ड हैं जो लो, जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है, यानी कि जो एक बार सिंगल टाइम यूज हुए, लॉन्ग, थिन, विद, क्लास, वेरी, एट, वर्क, ये सब। और इधर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी है लॉन्ग वर्ड की, जैसे हेड मास्टर, टीचर, विद, नाइकम, फायर, आइड, बिल्डिंग, ये लो जो 6 या जिनका लेटर काउंट 6 या 6 से ज्यादा है, वो इधर आ गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि 8 जो थे शॉर्ट वाले वो हाई फ्रीक्वेंसी से थे, और एक जो था लॉन्ग वाला वो हाई फ्रीक्वेंसी से था, और 15 जो शॉर्ट वर्ड थे वो लो फ्रीक्वेंसी थे, और 23 जो लॉन्ग वर्ड थे वो लो फ्रीक्वेंसी थे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे हो गई, इसमें क्या चेक हो गया कि हमारे हमें हमने जो कहा था कि शॉर्ट वर्ड की जो है, शॉर्ट की जो है फ्रीक्वेंसी हाई होगी, शॉर्ट की फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो शॉर्ट वर्ड कितने थे, शॉर्ट वर्ड थे ये 8 और 15, 8 और 15 ये शॉर्ट वर्ड, मतलब टोटल 23 है। 23 में से 8 हमारा जो है हाई फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो हमारी बात कितनी सही हो गई, 8/23 इंटू 100 परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो कि 23 शॉर्ट वर्ड में से 15 और 8, तो 23 शॉर्ट वर्ड में से 8 की फ्रीक्वेंसी हाई है, तो 8/23 इंटू 100 ये हमारा हो गया सही हाइपोथेसिस। बाकी 15 जो का है ये इसको रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि 15/23 जो है ये हमारे रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं हमारे हाइपोथेसिस। अगर हम लॉन्ग वाले वर्ड में लें तो लॉन्ग वर्ड में देखो 23 एंड 1, 24 वर्ड लॉन्ग थे, जिसमें से हमारा था कि लॉन्ग वाले वर्ड है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो लो फ्रीक्वेंसी में 23 आ गया, एक बस गया जो हाई फ्रीक्वेंसी में गया है, यानी कि 23 का मतलब लगभग 99% जो है ये सही साबित होता है। और ये 8 वाले जो है सही साबित होते हैं। ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये हमें गलत साबित कर रहे हैं, तो जिसमें से अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, इसका परसेंटेज कम। तो इस तरीके की एक हाइपोथेसिस होती है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा होगा, बट वो कितना होता है कितना नहीं होता है उस हिसाब से उसका रेशियो निकाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई बड़ा टिपिकल चीज़ नहीं है। आइए क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो एक्टिविटी 3.3 पे चलते हैं दोस्तों। सेलेक्ट ऑल स्टेटमेंट that form a part of the hypothesis that was discussed in the lecture। जो लेक्चर में डिस्कस किया है उसमें कौन सा हाइपोथेसिस है, तो कह रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और शॉर्ट, मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड आए हैं वो शॉर्ट लेंथ में, हाँ ये बात थी हाइपोथेसिस। लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और शॉर्ट नहीं, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आर लॉन्ग, ये था। तो ये दोनों पॉइंट थे जिसकी टेस्टिंग हमने किया हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड इन द लेक्चर टू डिसाइड इफ ए गिवन वर्ड इज शॉर्ट या लॉन्ग। इट इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ए वर्ड इज लॉन्ग इफ इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू टाइप, नहीं। ए वर्ड इज शॉर्ट इफ कैन बी रीड इन अंडर हाफ ए सेकेंड, नहीं। ए वर्ड इज लॉन्ग इफ इट इज लेटर काउंट इज 6 और above। ए वर्ड इज शॉर्ट इफ इट हैज मोस्ट 5 कैरेक्टर, तो शॉर्ट।
ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ज्यादा से ज्यादा उसमें 5 कैरेक्टर होंगे तो शॉर्ट में आएगा, 6 या उससे ज्यादा पर लॉन्ग, ठीक, क्योंकि एवरेज लेटर काउंट 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम ए पैराग्राफ विद 100 वर्ड्स। ओके, वर्ड टाइप हाई फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्ग, लो फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्ग, हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट, लो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट। काउंट ये कह रहा है what percentage of the high frequency word confirm the hypothesis that high frequency words are short। मतलब कंफर्म कर रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है शॉर्ट होते हैं, उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड कितने हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्ग ये हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट ये हो गया। तो टोटल वर्ड हो गए हाई फ्रीक्वेंसी वाले 80, और होता हाइपोथेसिस है कि हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वाले कितने, हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट है 60, तो ये हो गया 60/80 जो है वो हमें सही कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। इसका परसेंटेज निकाल दो, तो परसेंटेज निकाल दो तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 पचे 10, 15 पचे 75, तो 75% आ गया। मतलब 80 वर्ड्स में से 60 वर्ड ऐसे हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स रिजेक्ट द हाइपोथेसिस दैट लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आर लॉन्ग। तो लो फ्रीक्वेंसी का कैसे है डिस्ट्रीब्यूशन, लो फ्रीक्वेंसी में देखो टोटल है 18 और 2 36 है, जिसमें से लॉन्ग है 2 और शॉर्ट है 18। हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि रिजेक्ट द हाइपोथेसिस दैट लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आर लॉन्ग। तो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लॉन्ग होते हैं, इसको रिजेक्ट करने का मतलब ये हो गया, वो कौन रिजेक्ट करेगा, जो लो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होंगे, तो उनका परसेंटेज हमें निकालना है। तो लो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट कितने हैं, लो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट है 18, तो ये हो जाएगा 18/36 इंटू 100, 50%। हाँ, नहीं 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 नहीं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स रिजेक्ट द हाइपोथेसिस दैट लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आर लॉन्ग। तो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लॉन्ग होते हैं, इसको रिजेक्ट कर रहा है। तो लो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट रिजेक्ट कर रहा है। 18, और लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग है। अच्छा अच्छा, 36 कहां से आ गया है, 36 कैसे काउंट कर लिया आपने, ये होगा 18 बटे टोटल कितने हैं लो फ्रीक्वेंसी, 18 और 2 20, 20 इंटू 100, तो कितना हो गया 18 पचे 90, 90% हो गया ना। ये 36 नहीं होगा, 18 और 2 लो फ्रीक्वेंसी वाले 18 और 2 हैं, तो 30, 18 और 2 हो गया 20, तो 18/20 इंटू 100 हो जाएगा 90%, ठीक है, ये आएगा। रिजेक्ट करने का हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग को रिजेक्ट करने का मतलब लो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वाले, लो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट 18 था, 18/20 हमने कर दिया, ठीक। आगे चलें। आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग सुडोकोड टू फाइंड द एवरेज वर्ड लेंथ ऑफ द पैराग्राफ वर्ड्स डेटा सेट। पैराग्राफ वर्ड्स डेटा सेट का एवरेज वर्ड लेंथ काउंट करने के लिए है ये काउंट बराबर 0, सम बराबर 0, वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड, पिक ए कार्ड x फ्रॉम पाइल 1, मूव x टू पाइल 2, सम में लेटर काउंट जोड़ दो, काउंट को काउंट +1 कर दो, एवरेज i इज इक्वल टू सम बाय काउंट, और ये चलेगा लूप है, ये वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर में ये चीजें लिखी हैं, तो जब तक उसमें पाइल 1 के पास कार्ड है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये एवीजी एवरेज निकाला आई करके, ये हर एक काउंटिंग के बाद एवरेज कैलकुलेट करता रहेगा, सम करता रहेगा, काउंट करता रहेगा, सम करता रहेगा, काउंट करता रहेगा, क्योंकि सम में हम उसका काउंट जोड़ते जा रहे हैं, काउंट में भी 1 करते जा रहे हैं, और जब सब पूरा हो जाएगा तब ये एवरेज एफ फाइनल कैलकुलेट करेगा, टोटल सम बटे टोटल काउंट, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। At any intermediate stage in the execution of the above code, what does the variable avgi store? avgi क्या स्टोर करेगा किसी भी इंटरमीडिएट स्टोर में, कि जब उस पॉइंट तक हमने जो लेटर विजिट कर लिए, जो कार्ड विजिट कर लिए हैं, उस कार्ड का टोटल होगा काउंट, और सम में टोटल होगा, काउंट में उतना कार्ड होगा, तो avgi जो है उस कार्ड तक का एवरेज बताएगा। इट स्टोर्स द एवरेज लेंथ ऑफ ऑल वर्ड्स इन द पैराग्राफ, नहीं,
इट स्टोर्स द एवरेज लेंथ ऑफ ऑल वर्ड्स दैट हैव बीन मूव टू पाइल 2। हाँ, जो पाइल 2 में मूव कर दिया यानी कि जो हमने देख लिए वो वाला बताएगा एवरेज। रिमेनिंग वाला गलत है, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है दोस्तों? आफ्टर द कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज वेरिएबल एवरेज आई एंड एवरेज एफ इज ट्रू। दोनों वेरिएबल बराबर होंगे जब पूरा कोड रन हो जाएगा तो, क्योंकि ये हर कार्ड के बाद अपडेट हो रहा है, तो फाइनल कार्ड भी अपडेट होने के बाद जो फाइनल ये होगा वही फाइनल ये होगा, सम बाई काउंट। तो दोनों के वैल्यू बराबर होगी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वी प्लान टू हैव ए 3-वे क्लासिफिकेशन फॉर बोथ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ। देयर इज नाउ ए मीडियम फ्रीक्वेंसी इन एडिशन टू हाई एंड लो। हाई और लो फ्रीक्वेंसी हम देख रहे थे, अब एक मीडियम फ्रीक्वेंसी आ गई। देयर इज ए मीडियम लेंथ इन एडिशन टू द लॉन्ग एंड शॉर्ट, और लेंथ में भी मीडियम आ गया। गिवन द सेटअप हाउ मेनी वेरिएबल्स वुड बी नीड टू मेंटेन टू कीप ट्रैक ऑफ द वर्ड काउंट फॉर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट वुड कम अप। तो कितने वेरिएबल और मेंटेन करने होंगे? हमारा जो था हाई और लो था, तो इसके भी 3 पार्ट हो गए, और हमारा जो शॉर्ट एंड लॉन्ग था इसके भी 3 पार्ट हो गए। तो हमें टोटल कितने वेरिएबल होंगे? 3 क्रॉस 3 9 वेरिएबल मेंटेन करने होंगे। हाई, शॉर्ट, लो, शॉर्ट, मीडियम, शॉर्ट, ऐसे करके कॉम्बिनेशन 3 क्रॉस 3 का बनेगा 9 वेरिएबल मेंटेन करने होंगे। तो यहाँ पे भी लेक्चर 3.3 का और एक्टिविटी 3.3 खत्म होती है, और अब हम देखेंगे लेक्चर 3.4 को। तो लेक्चर 3.4 में 3 प्राइज प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है। सर ने डिस्कस किया 3 प्राइजेस प्रॉब्लम। 3 प्राइजेस प्रॉब्लम का मतलब यह है कि हमें 3 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक चीज तो ये हो गई कि हमें प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो 3 प्राइज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी कई कैटेगरीज हो सकती हैं। एक तो कैटेगरी हो सकती है कि हम टोटल मार्क्स को कैलकुलेट कर लें, टोटल मार्क्स के बेस्ड पे हम टॉप 3 डिसाइड करें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दूसरा ये हो सकता है कि हम हर सब्जेक्ट वाइज जो है टॉप 3 निकाल लें। मैथ में कौन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, केमिस्ट्री में कौन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फिजिक्स में कौन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हो सकता है। और कैटेगरी हो सकती है कोई बॉयज में कौन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गर्ल्स में कौन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कई कैटेगरीज हो सकती है। तो यहाँ पर 2 चीजें सर ने जो है वीडियो में कैलकुलेशन किया है, एक टॉप 3 इन टोटल मार्क्स और टॉप 3 इन सब्जेक्ट वाइज। तो कैसे कैलकुलेशन और इटरेशन किया है वो मैं आपको बता दूं, ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको अच्छे से मैटर समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो टोटल मार्क्स में अगर हमें टॉप 3 जब कैलकुलेशन करना था, तो वहां सर ने कार्ड को ले लिया और एक वेरिएबल जो है बना लिया, सपोज दैट 1, 2 एंड 3। तो हमें पहला कार्ड उठाया, जो भी उसका मार्क्स होगा मान लेते हैं 50, तो अभी तक के लिए वो सबसे ज़्यादा है, तो 50 फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा उठाया तो वो हो गया, उसका मार्क्स आ गया 60, तो हमने 60 को फिर फर्स्ट बना दिया, 60 को फर्स्ट बना दिया, 50 हमारा सेकंड हो गया। थर्ड वाला आ गया 40, तो वो चला गया थर्ड पोजीशन पे, 40 आ गया थर्ड। तो ये हमें मिल गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम जैसे हमें मिलता जाएगा, अगला कार्ड हम लेते जाएंगे, उसका मार्क्स जैसे मिलता जाएगा उस हिसाब से हम उसको सेट करते जाएंगे। सपोज अगर वो मार्क्स हमें 60 से ऊपर मिल गया, 65 मिल गया, तब ये फर्स्ट हो जाएगा, और फिर 60 आपका चला जाएगा सेकंड पे, और 50 आपका चला जाएगा थर्ड पे। ठीक, अब मान लेते हैं फिर हमें मिल गया 65 और 60 के बीच में हमें 62 मिल गया। तो 62 मिल गया जो 65 से कम है, तो 65 तो फर्स्ट रहेगा, और सेकंड वाले पर आ जाएगा 62, और थर्ड वाले पर चला जाएगा 60। तो ये इटरेशन में देखिए कि जब हम इसको कोड में लिखेंगे, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टेप्स में, तो कैसे ये होगा आप एज्यूम करिए। पहले आपको पूरा फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे चीजें हो रही हैं, तब आप उसको टेक्स्ट में लिख पाएंगे, कोड में लिख पाएंगे। अब मान लेते हैं हमें पर एक मार्क्स मिल गया, हमें जो है 61 मिल गया, तो जो कि 62 से छोटा है पर 60 से बड़ा है, तो हमारा जो है फर्स्ट एंड सेकंड यही रहेगा, और थर्ड में हमारा 61 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की
पोजीशन कैसे चेंज होगी। अब सपोज दैट हमें एक 90 मिल गया जो कि सबसे बड़ा है, तो 90 हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 65 हमारा सेकंड हो जाएगा, 62 हमारा थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से सफल हो सकता है। तो जो भी हम कार्ड एक ही इटरेशन में हम कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की काउंटिंग हम कर सकते हैं, हमें साथ में कैलकुलेशन करते चलेंगे और हमें लास्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल जाएगा। इस तरीके का कैलकुलेशन हुआ टॉप 3 इन टोटल मार्क्स में। सेकंड कैलकुलेशन जो सर ने किया था सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेशन के लिए सर ने इस तरीके से बना लिया, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें जो मैथ के फर्स्ट मार्क्स आते गए उसमें मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री के उसमें कैलकुलेट करते गए, चेंज करते गए, और इस तरीके से जैसे अभी इटरेशन हमने किया था उसी तरह हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कैलकुलेशंस किए, और एट लास्ट हमें जो है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर्स मिल जाएंगे विद उनके कार्ड आईडी, कौन से बंदे पर्सन जो है और सब किसमें फर्स्ट है, किसी में सेकंड है, किसी में थर्ड है। तो इसका जब सर ने पूरा ऑब्जर्वेशन किया तो ऐसा पाया कि जो फर्स्ट आए हैं किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं कि वो टोटल में फर्स्ट हो, या जो टोटल में फर्स्ट आए हैं, टॉप आए हैं, तो जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हर सब्जेक्ट में भी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट हो। तो ये चीजें डिपेंड करेंगी, वेरी करेंगी मार्क्स टू मार्क्स। कोई जरूरी नहीं है कि जो टोटल में अगर टॉप कर रहा है, सेकंड आ रहा है, तो वो हर सब्जेक्ट में सेकंड हो गया, फर्स्ट होगा। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे कंडीशन है, आप समझ सकते हैं। तो यही बातें इसमें डिस्कस हुई हैं। अब आते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन पे, एक्टिविटी 3.4। तो एक्टिविटी 3.4 में पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड द थ्री प्राइजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इट इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑल थ्री आर गर्ल्स, या तीनों गर्ल्स होंगे, इस बेस पे उनको थ्री प्राइजेस मिले हैं, जरूरी नहीं है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, ओके। ऑल थ्री फीचर्स इन द लिस्ट ऑफ द टॉप थ्री स्कोरर इन एवरी सब्जेक्ट। देखिए जो मैं बॉय और गर्ल वाला कैटेगरी कर रहा था, तो उसमें सर ने ये बताया था कि उनके जो थ्री प्राइजेस हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जेंडर वाइज प्राइजेस नहीं उन्होंने डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था या तो टॉप थ्री टोटल वाइज होना चाहिए या सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, और ऐसा हो इसमें बॉय भी आ जाए और गर्ल भी आ जाए, तो उनको प्राइज देना है। तो हम अगर टॉप थ्री लेते हैं, तो अगर टॉप थ्री में सपोज तीनों बॉयज आ जाए, तो वो प्रेफर ना करके हम टॉप थ्री सब्जेक्ट वाइज अगर ले, तो उसमें हो सकता है कुछ बॉयज भी आ जाएंगे, कुछ गर्ल्स भी आ जाएंगे, तो दोनों मिक्स होना चाहिए। तो सर के जो लेक्चर में जो डिस्कशन था वो इस टाइप से था कि दोनों जेंडर उसमें होना चाहिए। तो ऑल थ्री आर गर्ल्स पॉसिबल नहीं है, जो सर का डिस्कशन था उसमें एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए या एक गर्ल होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। अच्छा, फिर ऑल थ्री फीचर इन द लिस्ट ऑफ द टॉप थ्री स्कोरर इन एवरी सब्जेक्ट। क्या वो जरूरी जो तीन प्राइजेस मिले कि हर सब्जेक्ट में उनका, एवरी सब्जेक्ट में उनका टॉप थ्री होगा, जरूरी नहीं है। ईच वन ऑफ देम शुड हैव कम विद इन द टॉप थ्री स्कोरर इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। उन तीनों में से कोई एक जो होगा वो एटलीस्ट टॉप होगा किसी एक सब्जेक्ट में, ये अब पॉसिबल है। ठीक है, ओके। जो वीडियो में डिस्कशन है उसी हिसाब से बताया जा रहा है। We have a student who has topped both math and physics. Will this student get a prize? दोनों में उसने टॉप किया, मैथ और फिजिक्स में, क्या उसको प्राइज मिलेगा? यस सर्टेनली, नो नहीं मिलेगा, और शी हैज ए गुड चांस टू गेटिंग प्राइज। तो ये ऑप्शन ज्यादा सही है कि गुड चांस है उसके। अगर टोटल हम मार्क्स ले रहे हैं प्राइज के लिए, तो अगर उसने दो में टॉप किया है तो जरूरत है उसकी, जरूरी नहीं कि उसका टोटल भी सबसे ज्यादा हो सकता है थर्ड में उसका सबसे कम मार्क्स हो, तो चांस लेकिन उसके हैं, सी हैज ए गुड चांस टू गेटिंग ए प्राइज। नेक्स्ट कह रहा है कि मैक्स वन, मैक्स टू, मैक्स थ्री रिप्रेजेंट्स थ्री वेरिएबल दैट कीप ट्रैक ऑफ मैक्सिमम मैथ मार्क्स सच दैट मैक्स वन सबसे बड़ा है, उससे छोटा मैक्स टू है, उससे छोटा मैक्स थ्री है। द करेंट वैल्यूज आर एज फॉलोज, मैक्स वन 89 है, मैक्स टू 78 है, मैक्स थ्री 67 है। लेट अस assume that we always compare a new card with first with max 1, then max 2, and finally with max 3. A new card is now picked up from pile 1 that has the math marks 95. उसका 95 marks है, करें। How many pair wise comparison among the variables and cards are needed to update all the variables? Note that each pair consists of a card and one of the three variables.
तो मतलब है कि पूछ रहा है कितने पेयर वाइज कंपेरिजन करने पड़ेंगे इनको अपडेट करने के लिए, अगर हमने 95 मार्क्स का एक कार्ड उठाया है तो। पेयर कैसे क्या होगा, पेयर ये होगा कि हमने जो कार्ड उठाया वो एक हो और इन तीनों में से एक वेरिएबल। वैसे कितने पेयर कंपेरिजन करेंगे कि तीनों अपडेट हो जाए, तो हम देखेंगे 95 से हमें का एक सीक्वेंस ये है कि पहले हम मैक्स 1 करेंगे, उसके बाद मैक्स 2 को करना है, उसके बाद मैक्स 3 करना है। तो जब मैक्स 1 के पास जाएंगे तो मैक्स 1 है 89 और हमारा मार्क्स है 95, तो इसी कंपैरिजन में डिसाइड हो गया कि हमारा जो नया मार्क्स है वो सबसे ज्यादा है, तो वो हो जाएगा फर्स्ट, वो हो जाएगा 95 और रेस्ट जो है शिफ्ट हो जाएंगे। 89 यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पे पोजीशन पे और 79 आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे। तो हमें सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ेगा और हमारे तीनों के तीनों वेरिएबल अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक कंपैरिजन होगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्स 1 मैक्स 2 प्लस मैक्स 3 आफ्टर द अपडेट। जब अपडेट आप कर देंगे तो इसका टोटल कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। 95 प्लस 89 प्लस 78, ये आपका होगा 262। 262। नेक्स्ट है कि आफ्टर मेकिंग दिस अपडेट अनदर कार्ड कम्स अप विद 50 एज द मैथ मार्क, जो 50 मार्क्स है। हाउ मेनी पेयर वाइज कंपैरिजन आर नीडेड टू अपडेट ऑल वेरिएबल। 50 मार्क्स वाला आएगा तो इसके बाद कितना करना पड़ेगा अपडेट। तो 50 वाले के साथ हम फर्स्ट कंपैरिजन करेंगे 95 के साथ, इससे कम है तो अब आएगा सेकंड वाले के पास 89, इससे भी कम है तब आएगा थर्ड वाले के पास 78, इससे भी कम है तब 50 वाले से हम कुछ नहीं करेंगे, बाहर हो जाए। तो हमने 3 कंपैरिजन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 3। आंसर द क्वेश्चन 6 to 8 यूजिंग द इंफॉर्मेशन। नाउ रिपीट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, by changing the order of comparison with the 3 variable. That is, let us assume that we always compare a new card with first with max 3, then max 2, then max 2. Okay, a new card is now picked up from pile 1 and has the math mark 95. अभी यहाँ पर हमने सीक्वेंस उल्टा कर दिया, पहले हम 1 से चल रहे थे 3 तक कंपेयर कर रहे थे, अब यहाँ पर पहले 3 को करना है फिर 2 को फिर 1 को। तो करें कि अब नया कार्ड पिक किया था, इस पर मार्क्स 95 है, तो हाउ मेनी पेयर वाइज कंपैरिजन अमंग द वेरिएबल एंड कार्ड्स आर नीडेड टू अपडेट द ऑल वेरिएबल। अब 95 के साथ हम जाएंगे तो कितने पेयर वाइज कंपैरिजन होंगे। अब देखो ये मिटाओ एक बार तब, तो 95 मार्क्स अगर का कार्ड आया तो रिवर्स ऑर्डर में तो 95 के साथ ये जाएगा थर्ड के पास, तो 67 है, इससे ज्यादा है तो अब यहाँ पर ये नहीं करेगा कुछ, अब आएगा सेकंड के पास 78, इससे भी ज्यादा है तब आएगा थर्ड के पास 89, इससे भी ज्यादा है तब ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर बाकी शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 कंपैरिजन बनेंगे, अगर हम उल्टा करेंगे कंपैरिजन तो इसमें भी 3 कंपैरिजन बनते हैं। नेक्स्ट कर रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3 आफ्टर द अपडेट। आप इधर से पीछे से कर लो आगे से कर लो, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड की वैल्यू वही होगी, तो आप टोटल मार्क्स भी वही रहेगा 260 जो पिछली बार था। पिछली बार भी हमारा 262 था तो इस बार भी वही होगा, क्योंकि चाहे आप किधर से भी कंपेयर करो मैक्स 1 की वैल्यू वही आएगी, मैक्स 2 मैक्स 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आफ्टर मेकिंग दिस अपडेट अनदर कार्ड कम्स अप विद 50 एज द मैथ्स मार्क, हाउ मेनी पेयर वाइज कंपैरिजन नीडेड टू अपडेट ऑल वेरिएबल। अब 50 मार्क वाला कार्ड आएगा तो कितने बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो 50 मार्क्स के साथ अब जब आप फर्स्ट कार्ड के पास जाओगे जो कि अपडेट हो गया है, ये हो गया 95, ये हो गया 89, ये हो गया है 78, तो 78 है तो आपका कार्ड का नंबर 50, सबसे लोवेस्ट 78 है तो आप पहले ही आउट हो जाएगा, पहले ही कंपैरिजन में 50 मार्क्स का कार्ड आउट हो जाएगा कि अब कोई अपडेट नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, सबसे लोवेस्ट से भी कम है तो बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ एक कंपैरिजन होगा। इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन ए वेरिएंट ऑफ द स्कोर्स डेटा सेट द मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर 95, 96 एंड 97 रेस्पेक्टिवली। A student has scored 94 in all 3 subjects and has topped the class based on the total marks. अच्छा, will she get a prize? क्या वो उसको प्राइज मिलेगा अगर उसने टॉप किया है 94 मार्क्स तीनों में। तो yes, she will certainly get a prize. No, she has a good chance to getting a prize. तो उसे गुड चांस है फॉर गेटिंग ए प्राइज, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्राइज किस कैटेगरी में दिया जा रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है, ये डिपेंड करता है। टोटल मार्क्स पे दिया जा रहा है कि सब्जेक्ट वाइज दिया जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज दिया जाएगा तो अब इसके 94 हैं, इसमें किसी उससे ज्यादा वालों के भी है 96 है 97 है, तो किस कैटेगरी में प्राइज जा रहा है डिपेंड इस पर करेगा। तो ऑलवेज सी हैज ए गुड चांस टू गेटिंग ए प्राइज बट सर्टेनली नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है
और यहाँ तक बने रहे आप मुझे सुने, इसलिए आपको दिल से शुक्रिया करना पड़ेगा। वेरी वेरी थैंक यू। और मेरी कोशिश अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और हम जीएडवी डिस्कस करेंगे लाइव में। तो थैंक यू।